Jai Hind everyone. So in previous class we will discuss in front of you a very important task कि यदि कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ या फिर एक कर्व पाथ में मूव करेगा तो उस पर सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होता था, ठीक है ना। उस इमेजिनरी फोर्स को मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता था। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पर एक्ट करता था, जैसे मैंने एक व्हीकल को बनाया था और उस व्हीकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्ट करवाया था। जब मैंने व्हीकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्ट करवाया था तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि व्हीकल में तीन तरीके की टेंडेंसी हो रही थी। या तो व्हीकल वो आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा था, या तो आपका व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन में ओवरटर्न हो रहा था, और या फिर आपका व्हीकल ओवरटर्निंग के साथ साथ स्लाइडिंग कर रहा था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये सब ना हो इसीलिए मैं क्या करूंगा, आपके ये कर्व पाथ अगर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अवर कर्व पाथ, सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग हियर दिस इज अवर कर्व पाथ, ये आपका एक कर्व पाथ है। और इस कर्व पाथ पर सपोज दैट कोई व्हीकल मूव कर रहा है, इफ व्हीकल इज मूविंग ऑन दिस कर्व पाथ, अगर इस कर्व पाथ पर कोई व्हीकल मूव कर रहा है एंड व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस, इस तरीके से ये व्हीकल मूव कर रहा होगा। अगर इस कर्व पाथ पर इस तरीके से कोई व्हीकल मूव कर रहा है, इफ व्हीकल इज मूविंग ऑन दिस कर्व पाथ, अगर इस कर्व पाथ पर एक व्हीकल मूव करेगा, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए, व्हीकल इज मूविंग ऑन दिस कर्व पाथ, अगर इस कर्व पाथ पर व्हीकल मूव कर रहा होगा और व्हीकल का वेलोसिटी मैंने v बोला। क्लियर। वी ऑलरेडी नो दैट कि दिस इज अवर इनर एज, ये आपका इनर एज है, दिस इज इनर एज, और ये जो ऊपर वाला एज आपको दिखाई दे रहा है दिस इज आउटर एज, ये आउटर एज है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज इनर एज एंड दिस इज आउटर एज। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए। एक्चुअल में ये कौन सा व्यू है आपके हाईवे का? सो वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज अवर टॉप व्यू, ये मुझे टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है दिस इज टॉप व्यू, ये टॉप व्यू दिखाई देगा, दिस इज टॉप व्यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये टॉप व्यू होगा। अब कंडीशन सुनिएगा, इफ इट इज टॉप व्यू, अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि ये सर्कुलर पाथ पर इस तरीके से मूव कर रहा था तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस, इस तरीके से सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा था, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। अब बेटा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन r, एक्चुअल में ये मास का इफेक्ट था, एक्चुअल में इट इज अ इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, इसी कारण से मैं इसको एक इमेजिनरी फोर्स बोलता था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहता हूं ना तो ये स्लाइड हो बाहर की तरफ और ना ही हमारा व्हीकल ओवरटर्न होना चाहिए। क्लियर। सो इस ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग को रजिस्ट करने के लिए, मेनली ओवरटर्निंग को रजिस्ट करने के लिए, स्लाइडिंग को तो जनरली फ्रिक्शन रजिस्ट कर लेता है, मेनली ओवरटर्निंग को रजिस्ट करने के लिए मैं इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस कराऊंगा बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस कराऊंगा बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स को किस तरीके से जनरेट कराऊंगा? तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट कराऊंगा राइजिंग द आउटर एज को राइज करके विद रिस्पेक्ट टू इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को मैं राइज करूंगा। क्लियर। अब देखिएगा, अगर मैं इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को राइज करूंगा तो किस तरीके से मुझे दिखाई देगा। मैं इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को राइज करूंगा, दिस इज इनर एज, आउटर एज को राइज कर दिया, लेकिन आपको सामने से ये राइज दिखाई देगा क्या? बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। यानी सामने से मतलब टॉप व्यू से अगर आप देखोगे तो इनर के रिस्पेक्ट में आउटर टॉप व्यू से दिखाई नहीं देगा। क्लियर। तो मुझे इसका सेक्शनल व्यू बनाना पड़ेगा। देखिएगा मैं इसका सेक्शनल व्यू बनाता हूं। सो आई कट अ सेक्शन हियर, मैं यहां पर सेक्शन को कट करता हूं। इफ आई कट द सेक्शन, अगर मैं यहां पर सेक्शन को कट किया, I cut a section here, मैं इस तरीके से यहाँ पर एक सेक्शन को कट किया और मैंने बोला दिस इज सेक्शन XX, ये मैंने XX सेक्शन को कट किया। इफ आई कट अ सेक्शन XX here, अगर मैं XX सेक्शन को कट करूंगा तो आपको दिख रहा होगा अब मुझे विड्थ दिखाई देगा, रोड का भी विड्थ दिखाई देगा और व्हीकल का भी विड्थ दिखाई देगा। क्लियर। लेकिन क्या है, इनर के रिस्पेक्ट में मैं आउटर एज को राइज कर चुका हूं। बेटा इनर के रिस्पेक्ट में आउटर एज को अगर मैंने राइज कर दिया तो देखिएगा मुझे किस तरीके से सरफेस दिखाई देगा। रोड सरफेस इज विजिबल लाइक दिस, मुझे इस तरीके से रोड सरफेस विजिबल होगा, दिस इज अवर रोड सरफेस, ठीक है ना, दिस इज अवर रोड सरफेस, ये आपका रोड सरफेस होगा। रोड सरफेस इज विजिबल लाइक दिस, इस तरीके से मुझे रोड सरफेस विजिबल हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए, रोड सरफेस इज विजिबल लाइक दिस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से मुझे रोड सरफेस विजिबल होगा, दिस इज अवर रोड सरफेस। ये कौन सा व्यू है सर? ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। टॉप व्यू से मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, टॉप व्यू से मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने इनर के रिस्पेक्ट में आउटर को कितना राइज किया है, ठीक है ना, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। लेकिन
मैं जब सेक्शनल व्यू देखूंगा तो सेक्शनल व्यू से मुझे रोड का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बेटा इस तरीके से रोड का प्रोफाइल देखने को मिलेगा। दिस इज अवर इनर एज, ये आपका इनर एज होगा, दिस इज अवर इनर एज एंड दिस इज अवर आउटर एज, ये आपका आउटर एज होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और आपको सेक्शनल व्यू से व्हीकल का भी क्या दिखाई देगा, व्हीकल का भी आपको विड्थ दिखाई देगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आपको व्हीकल का विड्थ दिखाई देगा। सो मैं यहाँ पर एक व्हीकल को ड्रॉ कर देता हूं। आपको इस तरीके से एक व्हीकल का विड्थ दिखाई देगा एंड व्हीकल इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से आपको यहाँ पर व्हीकल दिखाई दे रहा होगा। व्हीकल इज लुकिंग लाइक दिस। देखिए बहुत ध्यान से, व्हीकल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा लाइक दिस। इस तरीके से ये व्हीकल यहाँ पर मूव कर रहा होगा। और यहाँ पर मैं मान लेता हूं दिस इज अ टायर्स, ये आपके व्हीकल के टायर होंगे। ये आपके व्हीकल्स के यहाँ पर टायर को मैं बना देता हूं। अभी मैं फिर इनको अरेंज कर दूंगा। दिस इज टायर ऑफ द व्हीकल, ये आपके व्हीकल्स के टायर होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज अ टायर ऑफ द व्हीकल, ये आपके व्हीकल्स के टायर होंगे। टायर इज लुकिंग लाइक दिस, टायर इज लुकिंग लाइक दिस। ये व्हीकल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आपका व्हीकल दिखाई दिया। अब कंडीशन सुनिएगा, एक्चुअल में जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है दिस इज अ टायर्स, ये आपके व्हीकल के टायर हैं। क्लियर। एक बात सुनिए, मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे बोला है कि जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस व्हीकल पर एक्ट करेगा, इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर व्हीकल, अगर इस पर्टिकुलर व्हीकल पर कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, सो बेटा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनर डायरेक्शन से आउटर डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सर इनर डायरेक्शन से आउटर डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो मैं लिख देता हूं इनर डायरेक्शन से आउटर डायरेक्शन में। सो इनर डायरेक्शन से आउटर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट किया एंड दिस फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैपिटल P। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से सिमिलरली क्या करेगा बेटा, सिमिलरली होगा क्या, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए। सिमिलरली क्या होगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई जैसे ये बाहर की तरफ, अगर मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग इन इनर डायरेक्शन टू आउटर डायरेक्शन, तो ये व्हीकल बाहर की तरफ स्लाइड होता था, तो ये व्हीकल स्लाइड होगा तो इंटरनली एक फ्रिक्शन डेवलप होगा। दिस इज अ लेटरल फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको मैंने लेटरल फ्रिक्शन फोर्स बोला था। ये लेटरल क्यों है, क्योंकि ये रोड की लेंथ के या फिर व्हीकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के लेटरल डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एफ लेटरल फ्रिक्शन फोर्स इसको बोला जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कंडीशन सुनिएगा, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। अब भाई इस तरीके से ये एग्जिस्ट किया, कंडीशन इस तरीके से ये एग्जिस्ट किया। कंडीशन सुनना बेटा, कंडीशन किस तरीके से बन रहा है, ये तो मैंने यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। अब भाई दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। दिस इज अवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर एक्ट करेगा एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। इस तरीके से इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंप्लीटली एक्ट करेगा। अब भाई ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर P एक्ट किया इनर से आउटर डायरेक्शन, सो इनर से आउटर डायरेक्शन। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली आउटर डायरेक्शन से इनर डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। सो इस फ्रिक्शन फोर्स को ही मैं बना देता हूं, आउटर डायरेक्शन से इनर डायरेक्शन में, आउटर डायरेक्शन से इनर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज लेटरल फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर। तो मैं इसको लेटरल फ्रिक्शन फोर्स बोल दिया। दिस इज एफ लेटरल, this is F lateral. Clear to all of you. This is the lateral friction force and this is our centrifugal force. Clear to all of you. इस पर दो तरीके से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। क्लियर। अब कंडीशन सुनिएगा, सर एक्चुअल में जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स फुल्ली काउंटर बैलेंस कर लेता है। सेंट्रीपिटल फोर्स फुल्ली काउंटर बैलेंस करने का मतलब क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके व्हीकल को इनर डायरेक्शन से आउटर डायरेक्शन में स्लाइड आउटर डायरेक्शन में ओवरटर्न कराना चाहेगा, लेकिन मैंने क्या किया, इस रेंज को इस इनर के रिस्पेक्ट में आउटर रेंज को इंक्रीज किया या आउटर रेंज को राइज किया तो एक इधर से एक इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रजिस्ट कर लेगा। कभी कभार तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फुल्ली काउंटर बैलेंस कर लेता है, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अकेला नहीं कर पाता तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स मिलकर टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कंडीशन सुनिएगा, एक्चुअल में मैंने आपसे एक स्टेटमेंट बोला था और मैंने आपको स्टेटमेंट सर ये बताया था
मैंने सर आपको स्टेटमेंट ये बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मेरे पास था, इफ आई टॉक अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करता था तो एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक कैसा फोर्स था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स था। और मैंने आपसे बोला था ये इमेजिनरी फोर्स इसलिए है क्योंकि ये इनर्शिया का इफेक्ट है, बिकॉज इट इज इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इनर्शिया नहीं होगा किसी भी बॉडी में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिएगा, अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ इमेजिनरी फोर्स। ये एक इमेजिनरी फोर्स होगा। ठीक है ठीक है, सभी को क्लियर है? इट इज इमेजिनरी फोर्स, ये एक इमेजिनरी फोर्स होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये इमेजिनरी फोर्स क्यों है सर? ये इमेजिनरी फोर्स क्यों है? बिकॉज इट इज इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये इनर्शिया का इफेक्ट है। बिकॉज इट इज इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज इट इज इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये इनर्शिया का इफेक्ट है। क्लियर? इनर्शिया का मतलब होता है बेटा अपने सेल्फ वेट के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल लोडिंग को कितना रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, इट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अगर कोई भी आपसे पूछे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा सर उसके इनर्शिया पर, और ये इनर्शिया का इफेक्ट है। क्लियर? अगर इनर्शिया की वैल्यू नहीं है, इफ मास इज बिकम इज इक्वल टू जीरो, मास अगर जीरो होगा तो सर मास अगर जीरो होगा ना तो कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है कि जितना बड़ा मास है, मास अगर होगा तो ही फोर्स एक्ट करे। रियल फोर्स का मतलब तो होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट पर वो एक्ट करना चाहिए। यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर चींटी मूव कर रही होती व्हीकल की जगह, एक छोटा सा आंट अगर यहां पर मूव कर रहा होता, क्या उस आंट पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन? बिल्कुल लगता तो नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर मास की वैल्यू चींटी में होती नहीं, चींटी में मास कितना सा होता है। क्लियर? इसीलिए बेटा ये इफेक्ट ऑफ इनर्शिया है, इसीलिए इसको मैं इमेजिनरी फोर्स बोला। अब सर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपने कैसे बैलेंस कराया? इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपने बैलेंस कराया बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स को मैंने जनरेट कराया, और सेंट्रीपिटल फोर्स को मैंने कैसे जनरेट कराया है? बाय राइजिंग द आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। इनर एज के रिस्पेक्ट में आपने आउटर एज को राइज कराया और सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट कराया। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने जनरेट कराया, एक्चुअल में जो आपने जनरेट कराया है ना, इट इज कंसिडर्ड एज अ रियल फोर्स। ये रियल फोर्स है। इट इज कंसिडर्ड एज अ रियल फोर्स। ये एक्चुअल में रियल फोर्स है। इट इज, सभी को क्लियर है? इट इज कंसीडर्ड एज अ रियल फोर्स। इसको मैं रियल फोर्स कंसीडर करता हूं। अब भाई इसको मैं रियल फोर्स, बेटा मैंने लिखा है इट इज कंसीडर्ड एज अ रियल फोर्स, मैंने ये नहीं लिखा इट इज अ रियल फोर्स, इट इज कंसीडर्ड एज अ रियल फोर्स। क्लियर? अकेला रियल फोर्स लिखना और कंसीडर्ड वर्ड को ऐड करने में बहुत डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूं। अब भाई ये रियल फोर्स है, लेकिन सर एक्चुअल में आपने ऐसा क्यों लिखा है कि इट इज कंसीडर्ड एज अ रियल फोर्स? एक्चुअल में अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के कंपैरिजन करूं तो सेंट्रीफ्यूगल के कंपैरिजन में सेंट्रीपिटल रियल है, सेंट्रीपिटल रियल है क्योंकि ये इनर्शिया का इफेक्ट नहीं है। ठीक है ना सर? कैसे इफेक्ट नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो देखिएगा मैं एक जनरल डिस्क्रिप्शन आपके लिए समझा देता हूं। सपोज दैट दिस इज अवर रोड प्रोफाइल, ये इनर एज है और ये इस रोड प्रोफाइल का आउटर एज है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेंट्रीपिटल फोर्स यहां से इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, दिस इज सेंट्रीपिटल। ये जो फोर्स यहां पर लग रहा होगा दिस इज सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बहुत ध्यान से सुनना, अब यहां पर चाहे आप हो और चाहे चींटी है, क्लियर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये नीचे की डायरेक्शन में स्किड करता हुआ चला जाएगा। क्लियर? तो ये बेटा बिल्कुल भी इनर्शिया पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आया सभी को? अब कंडीशन सुनिएगा, मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की आपके सामने बात करता हूं, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा। मैंने आपके सामने बोला इट इज कंसीडर्ड एज अ रियल फोर्स, इसको मैं रियल फोर्स के तरीके से कंसीडर किया। कंडीशन सुनना सर, कंडीशन किस तरीके से आपके सामने एक्ट करेगा। इट इज कंसीडर्ड एज अ रियल फोर्स, मैंने इसको रियल फोर्स के तरीके से कंसीडर कर लिया है। अब सुनिए, एक्चुअल में मैंने आपको लिखा है कंसीडर्ड। कंसीडर्ड का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपसे बोला एक्चुअल में जब मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करता था तो इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, ये एक इमेजिनरी फोर्स है।
बेटा इमेजिनरी फोर्स को काउंटर बैलेंस कराने के लिए एक्चुअल में ये इमेजिनरी फोर्स है, यानी कि इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कराने के लिए मुझे इफेक्ट को इफेक्ट से ही काउंटर बैलेंस कराना पड़ेगा। क्लियर? फोर्स फोर्स को काउंटर बैलेंस करता है, इफेक्ट इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करेगा। क्लियर? तो एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स थोड़ी ना है, इट इज द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। उस इनर्शिया के इफेक्ट को मैं फोर्स बोल दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि सेंट्रीफ्यूगल इज कंसीडर्ड एज अ रियल फोर्स। एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल भी सेंट्रीपिटल भी फोर्स नहीं है, रियलिटी में सेंट्रीपिटल भी फोर्स नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे सेंट्रीपिटल भी फोर्स नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल भी फोर्स नहीं है, तो एक्चुअल में ये है क्या? तो बेटा रियलिटी में ये दोनों इफेक्ट हैं, केवल और केवल ये दोनों इफेक्ट हैं। लेकिन अब बात इतनी सी है कि अगर मैंने इस इफेक्ट को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया तो फिर इस इफेक्ट को मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलना पड़ा। और अगर इन दोनों फोर्स में मैं बात करता हूं तो इन दोनों फोर्स में से सेंट्रीपिटल इज रियल और सेंट्रीफ्यूगल इज इमेजिनरी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रियलिटी में तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही फोर्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल को फोर्स बोल रहा हूं तो उसके कंपैरिजन में सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है। क्लियर? दोनों एक प्रकार से इफेक्ट है। क्लियर? और ये आपने 11th क्लास की फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्लियर? अब देखिएगा, तो अपन को तो ये हाईवे इंजीनियरिंग में यही मान के चलना है कि सेंट्रीपिटल भी एक फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल भी एक फोर्स है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूं। देखिए, एक्चुअल में जब मैंने इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमारा व्हीकल ओवरटर्न हो रहा था, तो ओवरटर्न ना हो पाए इसीलिए मैंने क्या किया, इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को राइज कर दिया। अब बेटा इनर एज के रिस्पेक्ट में मैंने आउटर एज को राइज कर दिया, बहुत ध्यान से सुनना सर। एक्चुअल में पहले आपका रोड का लेवल क्या था? पहले आपका रोड का लेवल इज लुकिंग लाइक दिस। आपको इस तरीके से आपका रोड का लेवल पहले दिखाई देता होगा। रोड का लेवल इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से आपको एक रोड का लेवल दिखाई देता होगा। क्लियर? ये आपका इनिशियल लेवल पर रोड का लेवल था सर। दिस इज रोड लेवल एट इनिशियल लेवल। ये इनिशियल लेवल पर रोड का लेवल था, बहुत ध्यान से सुनना, ये इनिशियल लेवल पर रोड था। ठीक है ना? आपने इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को राइज किया। इनर एज के रिस्पेक्ट में जैसे ही आपने आउटर एज को राइज किया, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा। क्लियर? यानी कि पहले आउटर एज, अगर मैं पहले बोलूं तो पहले आपका आउटर एज यहां पर था और अब ये आउटर एज आपने राइज किया तो आउटर एज यहां पर पहुंच गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले आउटर एज यहां पर था, अब आउटर एज को आपने राइज किया तो आउटर एज यहां पर पहुंच गया। इतनी बात सबको समझ में आ गया? अब कंडीशन देखिए, एक्चुअल में यहां पर आपने देखा आपको ऐसा दिख रहा होगा कि यहां पर बीच में एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल। और मैंने आपसे बोला ये यहां पर जो एंगल फॉर्म हुआ, दिस एंगल इज थीटा। इसको मैं थीटा एंगल बोलता हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दिस इज सुपर एलिवेशन। बेटा ये सुपर एलिवेशन की वैल्यू नहीं होती, ये वर्टिकल जो हमने दिखाया है ये सुपर एलिवेशन नहीं होता। मैंने जितने भी अभी इंस्टीट्यूट या जितने भी क्लासेस में अपन ने पढ़ाया हुआ है, मैंने हर एक इंस्टीट्यूट हर एक क्लास में बच्चों से पूछा व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल। हम सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट करवाने के लिए। तो बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां दिख रहा है? तो बच्चे बोलते हैं सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लुकिंग लाइक दिस। सॉरी, बच्चे मुझसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए जो सुपर एलिवेशन में प्रोवाइड करता हूं, जो सुपर एलिवेशन इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से मुझे सुपर एलिवेशन की वैल्यू, मैंने यहां पर सुपर एलिवेशन इतना प्रोवाइड किया। ये सुपर एलिवेशन नहीं होता है, ये तो केवल डिफरेंस है प्रीवियस आउटर एज और प्रीवियस आउटर एज कहां पर था और अभी प्रेजेंट में आउटर एज किस लेवल पर है, उन दोनों आउटर एज के लेवल का डिफरेंस है ये वर्टिकल लाइन। ये सुपर एलिवेशन नहीं होता। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्चुअल में सुपर एलिवेशन क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। कंडीशन सुनिएगा बहुत ध्यान से, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। स्टेटमेंट क्या बोलता है? मैंने आपसे के सामने वापस से इसी तरीके से ये डायग्राम को कंसीडर करता हूं और इसी डायग्राम में मैं आपको सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला ड्राइव करके बताता हूं कि एक्चुअल में सुपर एलिवेशन क्या होता है। क्लियर? बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा, किस तरीके से मैं फॉर्मूला को ड्राइव करूंगा। क्लियर? कंडीशन सुनिए, बहुत ध्यान से कंडीशन को सुनिएगा। हाउ टू ड्राइव अ फॉर्मूला हियर। देखिए, अब इतनी चीजों का मैं वापस से इस तरीके से मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि अगर आपका व्हीकल मान लीजिए किसी कर्व पाथ पर मूव हो रहा है, व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस। इस तरीके से आपका व्हीकल एक कर्व पाथ पर मूव हो रहा है, इस तरीके से आपका व्हीकल इज मूविंग ऑन अ कर्व पाथ। ये कर्व पाथ पर मूव हो रहा है, तो ये वाला एज कौन सा एज है?
ये वाला एज जो मैंने बताया है, दिस एज इज इनर एज, और ये वाला एज कौन सा एज है? सो इस एज को मैं बोला दिस इज आउटर एज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको मैं बोला मैं इनर एज और उसको बोला मैं आउटर एज। अब देखिएगा, इस कर्व के ऊपर मैंने एक व्हीकल को मूव कराया। मैंने इस कर्व के ऊपर एक व्हीकल को मूव कराया एंड व्हीकल इज लुकिंग लाइक दिस, व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस। इस कर्व के ऊपर ये व्हीकल मूव कर रहा होगा। इस कर्व के ऊपर मैंने इस व्हीकल को मूव कराया। अब भाई इस कर्व के ऊपर मैंने इस तरीके से एक व्हीकल को मूव कराया, व्हीकल इज लुकिंग लाइक दिस। ये मुझे व्हीकल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस कर्व पाथ पर मैंने एक व्हीकल को मूव कराया एंड व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस। इस तरीके से ये व्हीकल इस कर्व पाथ पर मूव कर रहा होगा। अब भाई ये व्हीकल एक कर्व पाथ पर मूव कर रहा है, व्हीकल इज मूविंग ऑन अ कर्व पाथ। मैं इस व्हीकल को बना देता हूं पहले पूरा कंप्लीटली। इस तरीके से ये व्हीकल है और ये व्हीकल एक कर्व पाथ पर मूव कर रहा है। अब भाई इस व्हीकल इज मूविंग ऑन अ कर्व पाथ, अगर ये व्हीकल एक कर्व पाथ पर मूव कर रहा होगा, व्हीकल एक कर्व पाथ पर मूव कर रहा होगा, और आई विल कंसीडरिंग हियर, जब ये इस कर्व पाथ पर मूव कर रहा है तो इस व्हीकल का वेलोसिटी है कैपिटल V। ठीक है, अब कैपिटल V इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ये कैपिटल V इस व्हीकल का वेलोसिटी है। मैंने बोला ये इसका सेंटर है और सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, दिस फोर्स इज कैपिटल P, और इस फोर्स को बोला जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनते जाइए। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब भाई ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कंडीशन सुनना, इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बाहर से यानी आउटर डायरेक्शन से इनर डायरेक्शन के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। दिस इज अ लेटरल फ्रिक्शन, ये लेटरल फ्रिक्शन होगा जो आउटर एज से इनर एज की तरफ एक्ट करेगा। सो दिस इज एफ लेटरल, ये लेटरल फ्रिक्शन है, इसको मैं एफ लेटरल फ्रिक्शन बोलता हूं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कंडीशन सुनिए, अब मैंने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया अगर, तो इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को राइज कर दिया होगा। अब इनर एज के रिस्पेक्ट में मैंने आउटर एज को राइज किया होगा, लेकिन टॉप व्यू से मुझे राइज नहीं दिखेगा, इसीलिए मुझे इसका सेक्शनल व्यू बनाना पड़ेगा। अब भाई मैं इसका सेक्शनल व्यू अगर बनाना चाहता हूं, अगर मैं इसका सेक्शनल व्यू बनाना चाहता हूं तो मुझे यहां से एक सेक्शन को कट करना पड़ेगा। आई कट अ सेक्शन हियर, मैंने यहां पर सेक्शन को कट किया। भाई मैंने यहां पर सेक्शन को कट किया, सेक्शन को मैंने जैसे ही यहां पर कट किया, और आई विल कंसीडर हियर, मैं यहां पर कंसीडर करता हूं दिस इज अ सेक्शन XX, ये आपका XX सेक्शन है। क्लियर? ये इस तरीके से मैंने सेक्शन को कट किया एंड सेक्शन इज XX सेक्शन। जैसे ही मैंने XX सेक्शन को यहां पर कट किया, कंडीशन सुनना सर, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा? इफ यू कट अ सेक्शन XX तो आपको क्या दिखेगा? जब आप इस तरीके से क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपको विड्थ ऑफ रोड दिखेगा एंड विड्थ ऑफ व्हीकल दिखेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो देखिए मैं आपके सामने क्रॉस सेक्शन व्यू को बनाता हूं, मैं आपके सामने एक क्रॉस सेक्शन व्यू को बनाता हूं। क्रॉस सेक्शन देखने में मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के बाद क्रॉस सेक्शन इज लुकिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से आपको एक रोड का क्रॉस सेक्शन आपका दिखाई देगा। क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से आपको एक रोड का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाई दिया। दिस इज अवर क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ रोड, ये आपको एक रोड का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाई देगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से आपको एक क्रॉस सेक्शन व्यू एक किसी भी रोड का दिखाई देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ रोड। क्लियर? अब ये रोड का पोजीशन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये आपका रोड है, दिस इज रोड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात जानते हैं कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन व्यू से देखूंगा तो मुझे रोड का भी विड्थ दिखाई देगा और व्हीकल का भी विड्थ दिखाई देगा। तो ये हमारा कौन सा एज हो गया? यहां पर जो एज हो गया, दिस इज इनर एज, ये आपका इनर एज हो गया, दिस इज इनर एज। और ये कौन सा एज हो गया? सो दिस इज अवर आउटर एज, ये आपका आउटर एज हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज इनर एज एंड दिस इज आउटर एज। कंडीशन सुनिएगा सर, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा? कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा? मैं यहाँ पर एक व्हीकल में, अच्छा इस व्हीकल का भी मुझे क्या दिखाई देगा? विड्थ दिखाई देगा। सो मैं यहाँ पर एक व्हीकल को ड्रॉ करता हूँ और उस व्हीकल का मुझे विड्थ दिखाई देगा। बहुत ध्यान से सुनिए, आई विल ड्रॉ अ व्हीकल हियर, लेकिन उस व्हीकल का मुझे केवल और केवल विड्थ दिखाई देगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज अवर व्हीकल, और आपको व्हीकल का विड्थ दिखाई देगा और इस व्हीकल का पोजीशन इज लुकिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से मुझे पोजीशन दिखाई देगा। क्लियर? अब कंडीशन सुनिएगा बहुत ध्यान से सर, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। और इस व्हीकल के टायर्स मुझे दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपको आपके व्हीकल्स के टायर्स दिखाई देंगे। टायर इज लुकिंग लाइक दिस। मैं इसको भी वापस से अच्छा कर देता हूं टायर्स के लिए।
टायर इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से आपको टायर्स दिखाई देंगे, इस तरीके से आपके लिए टायर्स दिखाई देंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब भाई इस तरीके से आपके लिए टायर्स भी दिखाई दे दी, यानी ये आपको व्हीकल दिखाई दे गया। अब मैं इस पर फोर्स को अप्लाई करवाता हूं सर। देखिए फोर्स किस तरीके से अप्लाई होगा। मैंने आपसे बोला इनर एज से आउटर एज की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा था, सो आई अप्लाइंग अ फोर्स इनर एज टू आउटर एज। इनर एज से आउटर एज पर मैंने एक फोर्स अप्लाई करवाया एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P। इसी तरीके से आउटर एज से इनर एज के रिस्पेक्ट में, आउटर एज से इनर एज के रिस्पेक्ट में लेटरल फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करवाया। सो मैंने इनर एज, आउटर एज से इनर एज के रिस्पेक्ट में एक फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाई करवाया। आई अप्लाइंग अ फ्रिक्शन फोर्स हियर। मैंने यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाई करवाया। फ्रिक्शन फोर्स इज दिस, कुछ इस तरीके से यहां पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। फ्रिक्शन फोर्स इज दिस इज अवर फ्रिक्शन फोर्स। इसको मैंने फ्रिक्शन फोर्स कैपिटल F बोला। सभी बच्चे समझ जाएंगे कि ये F कौन सा होगा, लेटरल होगा, क्योंकि ये लेटरल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। क्लियर। ये तो आपके अब रोड का प्रोफाइल मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। क्लियर। लेकिन बेटा ये तो अब का प्रोफाइल है, सबसे पहले इनिशियल ये रोड का प्रोफाइल किस तरीके से होगा, तो वो इनिशियल प्रोफाइल को भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। मैं इनिशियल प्रोफाइल को ड्रॉ करता हूं। सो इनिशियल लेवल पर आपके रोड का प्रोफाइल इज लुकिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा सर। इनिशियल लेवल पर आपके रोड का प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। दिस इज अवर रोड प्रोफाइल एट इनिशियल लेवल। ये इनिशियल लेवल का रोड प्रोफाइल होगा। ये इनिशियल लेवल पर आपका रोड का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन अब फाइनल लेवल पर आपका रोड का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है। अभी आउटर एज ये था, पहले आउटर एज यहां कहीं होगा। दिस इज अवर आउटर एज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस इनर एज को मैं थोड़ा सा बाहर की डायरेक्शन में लिख देता हूं। दिस इज अवर इनर एज, ये आपका इनर एज है। दिस इज अवर इनर एज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कंडीशन सुनिए, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होगा। एक्चुअल में पहले आउटर एज यहां था, अब आउटर एज यहां पर है। पहले आउटर एज यहां था, अब आउटर एज यहां पर है। सो यानी कि इस तरीके से आउटर एज पहले नीचे था, अब आउटर एज ऊपर हो गया, यानी कि इतना डिफरेंस आ गया होगा। इस डिफरेंस को सुपर एलिवेशन नहीं बोला जाता। क्लियर। इस डिफरेंस को सुपर एलिवेशन बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है, ये सभी बच्चे गलत मानते हैं। ठीक है ना। अगर आपको ऐसा पता हो कि दिस इज सुपर एलिवेशन, सो यू आर टोटली रॉन्ग। क्लियर। अब कंडीशन क्या है, सुपर एलिवेशन क्या होता है, अभी अपन देखते हैं। मैंने आपसे बोला कि जब आउटर एज यहां से यहां चला गया तो यहां पर एक क्या हो गया, ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब यहां पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया सर। मैंने आपसे पूछा ये राइट एंगल ट्राइंगल है और यहां पर थीटा एंगल फॉर्म हुआ। दिस इज अ थीटा एंगल। ठीक है। ये स्लोप जब मैंने बनाया, इसको इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को उठाया तो स्लोप बना, उसका थीटा स्लोप है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कंडीशन सुनिएगा, एक्चुअल में कंडीशन क्या है। मैं थोड़ा सा डेरिवेशन आपको करके बता देता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझने में दिखेगा। ठीक है। अब वो डेरिवेशन क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए। मैं इस डायग्राम को कंसीडर किया। दिस इज अवर डायग्राम। क्लियर। ये आपका डायग्राम है। कंडीशन सुनना सर, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। ये आपका डायग्राम है। अब कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, कंडीशन सुनिए। मैंने आपसे बोला मैं इस थीटा को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। मैं इस थीटा को थोड़ा सा यहां से छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को डेरिवेशन करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये यहां पर मैंने आपसे बोला ये यहां पर एक थीटा बन रहा था। दिस इज थीटा हियर। क्लियर। अब कंडीशन सुनिए। मैंने आपसे बोला जब ये व्हीकल इस डायरेक्शन, जब ये व्हीकल पर इस तरीके से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और फ्रिक्शन फोर्स लेटरल यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन, आउटर से इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा लाइक दिस। अब एक बात बताइए सर, एक बात बताना और बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं इस व्हीकल के एक्सिस को ड्रॉ करूं, तो व्हीकल का एक्सिस किस तरीके से ड्रॉ होगा, बहुत ध्यान से सुनिए। यानी कि मैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहता हूं। अगर मैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहता हूं तो आपको दिख रहा होगा व्हीकल इज लुकिंग लाइक दिस। ये व्हीकल इज लुकिंग लाइक दिस। ये व्हीकल कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा था। क्लियर। एक तो ये इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइप। क्लियर। और इसी तरीके से इसका एक नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ होगा। सो नॉर्मल एक्सिस इज ड्रॉ लाइक दिस। इस तरीके से यहां पर इसका एक नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ हुआ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बात सबको समझ में आ गई। ये आपका एक्सिस ड्रॉ हुआ। अब कंडीशन सुनिए सर, कंडीशन किस तरीके से एक्ट करेगा। वी ऑलरेडी नो दैट। हम एक बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सर कि इस व्हीकल के पास कुछ नहीं होगा तो इसका सेल्फ वेट तो होगा और वो सेल्फ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। सेल्फ वेट इज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक सेल्फ वेट एक्ट कर रहा होगा
और ये सेल्फ वेट कितना होता था, कैपिटल W, और वी ऑलरेडी नो दैट कैपिटल W इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कैपिटल W इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अब कंडीशन सुनना सर, एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ यहां पर एक एंगल फॉर्म हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ यहां पर एक एंगल फॉर्म हुआ एंड दिस एंगल इज थीटा, और इसी तरीके से यहां पर भी एक एंगल फॉर्म हुआ, और इसी तरीके से यहां पर भी एक एंगल फॉर्म हुआ एंड दिस एंगल इज आल्सो कॉल्ड एज थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके कंपोनेंट होंगे बेटा, इसके कंपोनेंट होंगे। अब इसके कंपोनेंट को मैं डिवाइड, यानी इसका मैं अगर मैं P का भी कंपोनेंट करना पड़ेगा और इस कैपिटल W का भी कंपोनेंट करना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से सुनिए कंपोनेंट किस तरीके से होंगे। मैंने अगर इसका कंपोनेंट किया, आई थिंक आप कंपोनेंट को डिवाइड करना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में समझ चुके हो। क्लियर, जिसके साथ थीटा अटैच्ड होता है वहां पर कॉस कंपोनेंट आता है, तो यहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, दिस इज P का कॉस थीटा कंपोनेंट आ गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से यहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो यहां पर आ जाएगा P का कौन सा थीटा, साइन थीटा। समझ में आ गया सभी को। इसी तरीके से अब मैं W को करूंगा तो W यहां से थीटा एंगल बना रहा है, यानी इस वाली एक्सिस पर यहां पर आएगा W का कौन सा थीटा, सो W का कॉस थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से यहां पर कौन सा थीटा आ जाएगा W का, तो यहां पर आ जाएगा W का कौन सा थीटा, साइन थीटा। क्लियर। इसके साथ आपको एक बात और पता है, जिससे यही जो सरफेस के नॉर्मल आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है, इसी को मैं नॉर्मल रिएक्शन N बोलता था। क्लियर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये भी हम पढ़ चुके हैं, यही नॉर्मल रिएक्शन होगा। अगर मान लीजिए मैं फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालना चाहता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ फ्रिक्शन फोर्स हियर, अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू किस तरीके से मुझे निकालने को दिखेगा। भाई एक बात बताना, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूं, चलिए तो अभी तो आप पहले यही बता दीजिएगा, अगर मान लीजिए मैं नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालना चाहता हूं, सो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा P साइन थीटा प्लस W का कॉस थीटा। ठीक है ना, P का साइन थीटा प्लस W का कॉस थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट इज द वैल्यू ऑफ n, ये आपके लिए n का वैल्यू मिला, P का साइन थीटा प्लस W का कॉस थीटा। अब कंडीशन सुनिएगा सर, अगर मान लीजिए मैं F की वैल्यू निकालना चाहता हूं, F कौन सा फोर्स है, वो लेटरल फ्रिक्शन फोर्स है। क्लियर, अगर मैं F का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो F का वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, आप ही लोग मुझे बता दीजिए। इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ F हियर, अगर मैं F का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, सो कंडीशन सुनना, अगर मैं F का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, F का मतलब होगा स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है ना, n का वैल्यू यहां पर पुट कीजिएगा, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ n, सो फ्रिक्शन फोर्स मुझे मिलेगा स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय n का मतलब क्या है, P का साइन थीटा प्लस W का कॉस थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। P का साइन थीटा प्लस W का कॉस थीटा, कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f P का साइन थीटा प्लस W का कॉस थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कंडीशन सुनिएगा, मेरे पास F का वैल्यू है। एक बात बताइए सर, मैं आपके सामने एक बहुत छोटी सी बात को डिस्कस करता हूं। बात कुछ इस तरीके से है कि यदि मान लीजिए, ये अपन थोड़ा सा डायग्राम को छोटा करके मैं इसको साइड में कर देता हूं, आप डायग्राम आई थिंक समझ चुके हो। क्लियर। अब कंडीशन सुनिए, कंडीशन क्या है, मैं अगर आपके सामने इस बात को डिस्कस करूं कि सर अगर मैं इस डायग्राम में बात करता हूं तो समेशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स को अगर मैं जीरो कर दूं, भाई ऑल दी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स को ही मैंने जीरो क्यों किया, क्योंकि सर मुझे इन सभी फोर्स को काउंटर बैलेंस करवाना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। काउंटर बैलेंस इसलिए करवाना है, अगर मैंने काउंटर बैलेंस नहीं करवाया तो या तो वो आउटर डायरेक्शन में मूव हो जाएगा या इनर डायरेक्शन में। मैं नहीं चाहता कि मेरा व्हीकल आउटर इनर में जाए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैसे तो इसको आउटर डायरेक्शन में ही मूव कर देगा। क्लियर, मुझे वही तो नहीं होने देना चाहना है ना, इसीलिए मैं क्या चाहता हूं, समेशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स जीरो होने चाहिए। क्लियर, तो कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या होगा, आई विल अप्लाइंग हियर, मैं आपके सामने यहां पर अप्लाई करता हूं, सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ ऑल दी horizontal inclined force, summation of all the horizontal inclined force is equal to zero. Summation of all the horizontal inclined force is equal to zero.
अब समेशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स इज इक्वल टू 0 मैं देखना चाहता हूं। सो देखिएगा कंडीशन क्या होगा बेटा, समेशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स इज इक्वल टू 0 करूंगा तो इंक्लाइंड फोर्स इस तरफ कौन से जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में F प्लस W का साइन थीटा और राइट डायरेक्शन में जा रहा है P का कॉस थीटा। क्लियर? सो आई पुट द वैल्यू हियर, मैं वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं। इफ आई पुट द वैल्यू हियर, मैंने अगर यहां पर वैल्यू को पुट करूंगा तो देखिएगा कंडीशन क्या होगा। आई पुट द वैल्यू, सो मैंने देखा इस तरफ जा रहा है कैपिटल F प्लस W का साइन थीटा, कैपिटल F प्लस W का साइन थीटा और इस डायरेक्शन में जाएगा इज इक्वल टू P का कॉस थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए अगर मैं कैपिटल F की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कैपिटल F मेरे पास पहले से ही है, स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय P साइन थीटा प्लस W कॉस थीटा। क्लियर? सो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं कैपिटल F का वैल्यू मेरे पास है स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय P का साइन थीटा, प्लस W का कॉस थीटा और W साइन थीटा है उसको मैं इस तरफ ले जाता हूं तो यहां पर हो जाएगा P का कॉस थीटा माइनस W का साइन थीटा। सभी को ये बात समझ में आया? आई थिंक कंसेप्ट इज वेरी इजी, बहुत इजी टास्क में डेरिवेशन को अपन कर रहे हैं। अब कंडीशन सुनिएगा, कंडीशन क्या है। एक्चुअल में ये मुझसे बोलता है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है। चलो अच्छा, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, मैं आपको करके ही बता देता हूं, वैसे मैं स्टेटमेंट देने वाला था लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स सिखा देता हूं, ठीक है। कंडीशन सुनिए, ये बोलता है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर मान लीजिए थीटा बहुत स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है, सो ऑलवेज कंसीडर्ड, हम कंसीडर कर सकते हैं cos थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 और sin थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू tan थीटा। थीटा इज वेरी स्मॉल, सो ऑलवेज बी कंसीडर्ड cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड sin थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अगर आई नो बहुत सारे बच्चों को ये टास्क समझ में नहीं आया होगा, सो आई विल कंसीडरिंग हियर, मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल को कंसीडर कर लेता हूँ। मैंने एक ट्राइंगल को कंसीडर किया एंड इट इज अ स्मॉल ट्राइंगल, ये एक स्मॉल ट्राइंगल मैंने यहाँ पर कंसीडर किया, एक स्मॉल ट्राइंगल को कंसीडर किया जिसका ये थीटा इज वेरी स्मॉल, ये जो थीटा होगा दिस थीटा इज वेरी स्मॉल। क्लियर? वी ऑलरेडी नो दैट, हम मैथमेटिक्स से इतना तो समझते हैं कि सर दिस इज अवर बेस, ये आपका बेस होगा, दिस इज अवर हाइपोटेनियस एंड दिस इज अवर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, एंड दिस इज अवर परपेंडिकुलर। क्लियर? अब एक बात बताइएगा सर, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर cos थीटा, अच्छा अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है तो आपको देखने में लग रहा होगा कि बेस लगभग हाइपोटेनियस के बराबर है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इस छोटा, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो बेस का वैल्यू लगभग हाइपोटेनियस के बराबर होगा। अब भाई बेस का वैल्यू लगभग हाइपोटेनियस के बराबर होगा, एक बात बताइए, साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर? लेकिन एक बात बताना सर, लेकिन आप एक बात बताना, क्या h की वैल्यू b के बराबर है? यस और नो? h का वैल्यू सर b के बराबर है, यानी कि मैं h की जगह b रख सकता हूं, मैं h की जगह b रख सकता हूं। सो ये हो गया p बाई b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बेटा मैं इसको ही टेन थीटा नहीं लिख देता था? मैं इसी को तो टेन थीटा बोलता था, इसीलिए मैंने लिख दिया कि साइन थीटा का वैल्यू लगभग काय के बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। सो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर? अब एक बात सुनिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क को सुनिए। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं cos थीटा की वैल्यू निकालता हूं। इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ cos थीटा हियर, अगर मैं cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, सो cos थीटा क्या होता था? cos थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एक बात बताना सर, मैं बेस की जगह हाइपोटेनियस रख सकता हूं, सो पुट द वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस को उड़ाया तो कितना बचा? 1 बचा। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि cos थीटा की जगह मैं 1 पुट कर सकता हूं। सो ये कैलकुलेशन होगा इस कंसेप्ट के पीछे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आया होगा आई थिंक। अब कंडीशन सुनिएगा, मैं यहां पर वैल्यू को पुट करता हूं। मैंने यहां पर वैल्यू को पुट किया सर, सो वैल्यू को पुट करने पर देखिए क्या होगा। मैंने यहां पर वैल्यू को पुट किया, सो इफ आई पुट द वैल्यू, तो मैंने यहां पर साइन थीटा को टेन थीटा रखा और cos थीटा को 1 रखा। क्लियर? सो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा f इज इक्वल टू, ये वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं, सॉरी मैं यहां पर वैल्यू को पुट करता हूं, सो क्या हो जाएगा, f ब्रैकेट में
एफ ब्रैकेट में पी साइन थीटा की जगह हो जाएगा कौन सा थीटा, साइन थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और डब्ल्यू कॉस थीटा, सो डब्ल्यू अकेला बचा क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या बचा, P cos थीटा को हो गया 1, सो अकेला बचा P माइनस W साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया सर, W को लिख दिया मैंने, सॉरी W साइन थीटा को मैंने लिख दिया W का टेन थीटा, ठीक है ना, ये W साइन थीटा की जगह टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी को? अब कंडीशन सुनिएगा, मैं क्या करता हूं सर, मैं क्या करता हूं, इस F का मल्टीप्लाई करता हूं, सो क्या हो जाएगा F मल्टीप्लाई बाय P का टेन थीटा प्लस स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय W इज इक्वल टू P माइनस W का टेन थीटा। मैं क्या करता हूं, W वाले, मैं एक काम करता हूं, W वाले टर्म्स को एक तरफ ले आता हूं, W वाले टर्म्स को एक तरफ ले आता हूं और बाकी को एक तरफ, तो W वाले टर्म्स क्या होंगे, F मल्टीप्लाई बाय W, और ये इस तरफ आएगा, सो प्लस W का कौन सा थीटा, W का टेन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचा, P माइनस F डॉट P का टेन थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक बात बताइए, वी ऑलरेडी नो दैट मैं W को, W इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं सर, मैं W इज इक्वल टू लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू लिख सकता हूं मास इंटू ग्रेविटी। क्लियर? सिमिलरली मैं P इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, मैं P इज इक्वल टू लिख सकता हूं mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर है सभी को? मैं इस तरीके से वैल्यू लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी और P इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। सो आई पुट द वैल्यू हियर, मैं यहां पर वैल्यू को पुट करता हूं, मैंने यहां पर वैल्यू को पुट किया, मैं वैल्यू को पुट करता हूं वापस अपनी पोजीशन पर, मैं आपसे बोलता हूं कि मैं लिख सकता हूं W को लिख सकता हूं मास इंटू ग्रेविटी और P को लिख सकता हूं mv स्क्वायर अपॉन r। लेकिन लिखने के पहले मैं एक काम करता हूं, यहां से मैंने W को कॉमन निकाला और यहां पर कितना बचा, F प्लस टेन थीटा, और मैंने यहां से P को कॉमन निकाला और मैंने यहां से P को कॉमन निकाला, तो मेरे पास बचा 1 माइनस स्मॉल f डॉट टेन थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक बात सुनिए, W की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, W को मैं मास इंटू ग्रेविटी लिख सकता हूं, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं नेक्स्ट स्टेप से। अच्छा, मैंने यहीं पर लिखा W को मास इंटू ग्रेविटी लिख दिया, सो दिस इज मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, और P को क्या लिख सकता हूं, तो सर P को मैं लिख सकता हूं mv स्क्वायर P को लिख सकता हूं mv स्क्वायर अपॉन r, सो मैंने इसको mv स्क्वायर अपॉन r लिखा, ठीक है ना। मैंने क्या किया सर, यहां से बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने m से m को उड़ा दिया। अब सर मैंने m से m को उड़ा दिया तो मेरे पास देखना किस तरह, मेरे पास क्या बचा, मैंने यहां पर बचा f प्लस टेन थीटा, f प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन जी आर 1 माइनस स्मॉल f टेन थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वैल्यू मेरे पास बचा। अब एक बात सुना, आप अब एक बात बताइएगा सर, और बात बहुत ध्यान से बताना, एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है, जो सुपर एलिवेशन E है ना, उस E को ही मैंने टेन थीटा बोला, ठीक है ना, टेन थीटा इज स्लोप और स्लोप को मैं सुपर एलिवेशन बोला। यानी कि कंसेप्ट ये बोलता है, कि सर आप अगर ये मान रहे हो ना कि आउटर एज यहां पर थी, अब आउटर एज यहां चली गई, तो इट इज अ सुपर एलिवेशन, तो यू आर रॉन्ग, आप रॉन्ग हो। ये तो बेटा रिड्यूस लेवल का डिफरेंस हो गया, आउटर एज, प्रीवियस आउटर एज और दैट आउटर एज, यानी कि पहले आउटर एज का रिड्यूस लेवल क्या था और अब आउटर एज का रिड्यूस लेवल क्या है, ये तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं आपसे सुपर एलिवेशन की बात करूं तो यहां पर एक जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आप टेन थीटा निकालते हो तो उस टेन थीटा का वैल्यू सुपर एलिवेशन होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये सुपर एलिवेशन इसमें नहीं दिखेगा, ये जो ट्राइंगल यहां पर फॉर्म हो गया, इस ट्राइंगल में आप टेन थीटा लगाइए और टेन थीटा का जितना भी वैल्यू आएगा वही सुपर एलिवेशन होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं E इज इक्वल टू टेन थीटा, मैंने E को यानी टेन थीटा को मैंने E माना है, E दैट मीन्स सुपर एलिवेशन, E दैट मीन्स सुपर एलिवेशन, तो यहां पर लिख लीजिएगा E का मतलब है सुपर एलिवेशन, E दैट मीन्स सुपर एलिवेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कंडीशन सुनिएगा, E को मैंने सुपर एलिवेशन माना, मैंने इन वैल्यूज को पुट किया, मैंने यहां पर अगर वैल्यू को पुट किया तो वैल्यू किस तरीके से हो गई, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करिएगा, मैं इस वाली इक्वेशन में वैल्यू को पुट करता हूं, तो पुट करने पर वैल्यू देखो क्या हुआ, f प्लस टेन थीटा की जगह E इज इक्वल टू v स्क्वायर
अपॉन जी आर 1 माइनस स्मॉल ई मल्टीप्लाई बाय एफ। क्लियर? एक्चुअल में ये एफ कौन सा फ्रिक्शन है? एफ इज द कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। ये एफ को बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, क्योंकि लेटरल फ्रिक्शन फोर्स ही यहां पर एक्ट कर रहा था। क्लियर? ऐसा नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण केवल लेटरल का ही काम होगा, लॉन्गिट्यूडनल का काम नहीं होगा। क्लियर? तो मैंने देखिएगा, मैंने आपसे बोला स्मॉल ई मल्टीप्लाई बाय एफ, एक्चुअल में 1 माइनस स्मॉल ई मल्टीप्लाई बाय एफ, या फिर ऐसा बोल सकता हूं स्मॉल ई मल्टीप्लाई बाय एफ इज वेरी 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 स्मॉल। ये बहुत कम होता है सर। E मल्टीप्लाई बाय एफ इज वेरी 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 स्मॉल, ये बहुत कम होता है, वेरी लेस वेरी लेस वेरी लेस एज कंपेयर टू 1। 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होगा, इसीलिए मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। इन दोनों का वैल्यू ई भी होगा 0.07 0.10 ऐसा कुछ ई होगा, और 0.15, तो एक्चुअल में 1 के कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। आई नेग्लेक्टेड, मैंने इसको नेग्लेक्ट किया तो भाई मेरे पास क्या बचा? मेरे पास जो बचा, मेरे पास बचा एफ प्लस ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर। मेरे पास बचा एफ प्लस ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। बेटा इस ई इंटू एफ को इग्नोर कर दोगे, इग्नोर यानी कि इसको 0 मान लिया अगर, तो अकेला 1 बचा, दैट मीन्स वी स्क्वायर। यानी अगर इस फॉर्मूले को मैं अच्छे से लिखूं तो मैं ऐसे लिख देता हूं ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो मुझे फॉर्मूला मिला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मुझे एफ का वैल्यू गिवन होगा, रेडियस ऑफ कर्व गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगा, जी हम जानते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं यहां से ई दैट मींस सुपर एलिवेशन निकाल सकता हूं। क्लियर बेटा? लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ये फॉर्मूला का केवल और केवल तब वैलिड है जब वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड, जब आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में गिवन होगा। क्लियर? अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसा आ जाता है, अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसा आ जाता है कि वेलोसिटी इज इन kmph, अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, सो वी ऑलरेडी नो दैट हमें 0.278 का यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 0.278 का मुझे यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर, दैट मीन्स 0.278 वी का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय जी का वैल्यू रखिएगा 9.81 मल्टीप्लाई बाय आर। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो आपके पास वैल्यू आएगा ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका वैल्यू आया वी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 127 आर। दिस इज अवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला वैलिड है जब वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर, जब आपके लिए वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन रहेगा। समझ में आया सभी को? दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ सुपर एलिवेशन। ये आपके लिए सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला मिला। तो यहाँ पर की पॉइंट जानने वाला ये है, हमने पढ़ा ज्यादा नहीं है, हमने केवल इतना सा पढ़ा है। आप लोगों को लग रहा होगा मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, बट मैंने केवल इतना सा पढ़ाया है आपके लिए। देखिए मैंने केवल और केवल क्या किया, ये जो फोर्स लग रहे थे इस पर, इस फोर्स को मैंने क्या किया है, ये जो फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा था, इस फोर्स के लिए मैंने कंपोनेंट में डिवाइड किया। कंपोनेंट में डिवाइड करने के बाद समेशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फोर्स को 0 कर दिया। 0 करने के बाद मुझे डायरेक्टली ये फॉर्मूला मिल गया, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर और ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। दिस इज अ समराइज्ड फॉर्म, ये इसका समराइज्ड फॉर्म हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू?